गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू। इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल टू 8 अप्रैल 2023 के। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF। सो जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, ये जो ऑलरेडी एक स्कीम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPBKP, उसी को अपस्केल किया है, उसका स्केल बढ़ाया है। ये जो मिशन है ये एक सेपरेट और एक इंडिपेंडेंट स्कीम की तरह इसको लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है ये 2023 से 2024 ये फाइनेंशियल ईयर से ये स्टार्ट की गई है। बेसिकली इसमें होगा क्या, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, नेचुरल फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगी। किसानों को ये चीजों के लिए मोटिवेट किया जाएगा कि वो केमिकल्स का कम यूज करें। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं देश में जो भी चल रही हैं, उसको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा कि देश के जितने भी भागों में नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस चलती हैं, उसको और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, और ज्यादा लोगों में प्रमोट किया जाएगा, अलग अलग जगह में उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि किसान नेचुरल फार्मिंग की अलग अलग टेक्निक्स को अपना सकें। इसका अगर एम की बात करें तो इसका एम यही है कि किसानों को मोटिवेट करना है। किस चीज के लिए? केमिकल फ्री फार्मिंग अपनाने के लिए, और जो नेचुरल फार्मिंग है उसके रीच को बढ़ाना है। यही इसका मेन एम है। अगर इसके और डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग को प्रमोट करना। जो भी हम इस टाइम पे एक्सटर्नल परचेज्ड इनपुट्स यानी कि जो भी हम जैसे केमिकल्स पे डिपेंडेंट है या जो भी इनपुट्स पे हम डिपेंडेंट है, उससे आजादी मिले, उससे एक फ्रीडम किसान को मिले, और वो नेचुरल फार्मिंग की अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके और उसको बढ़ावा दिया जाए। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर को पॉपुलराइज किया जाए। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या है कि जो फसलों को जो बिजाई होती है, जो क्रॉप्स की फार्मिंग होती है वो तो होगी, उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री मॉडल्स को प्रमोट किया जाएगा। ये जो एनिमल हस्बेंड्री मॉडल्स है जिनको प्रमोट किया जाएगा, वो बेसिकली तो देसी गाय पे बेस्ड होंगे, देसी गाँव पे, और लोकल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा जिसपे यूज किया जाएगा। इसमें क्या है, जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंट्री में अभी यूज होती है या फॉलो की जाती है, उनको कलेक्ट करना अलग अलग हिस्सों से देश के, उनको वैलिडेट करना का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट उसको वैलिडेट करेगी किसान को, एक उस चीज को अश्योर करने के लिए कि ये जो भी टेक्निक है इट इज वैलिड एंड यू कैन यूज इट इन योर फार्म। तो ये इसका रहेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। जो भी नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको और इनकरेज किया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होता है कि जो भी ग्रास रूट लेवल पर जो भी लोग होते हैं जो इन्वॉल्व, उनको किया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ग्रास रूट लेवल पर कौन है? किसान है। तो किसानों को इस चीज में और इन्वॉल्व किया जाएगा और इसको नेचुरल फार्मिंग को और अपस्केल किया जाएगा। तो ये इसका मेन इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएशन की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, नेचुरल फार्मिंग की प्रमोशन और डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं उनको सर्टिफाई किया जाएगा। सबसे जो मेन इसमें चीज है, अच्छी चीज है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स वहां पर बनाए जाएंगे, उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडिंग की जाएगी। तो ब्रांडिंग से क्या होगा, कंज्यूमर का और ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये चीज की ब्रांडिंग गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, तो एक रिलायबिलिटी बनती है उससे कि हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट अंजलि शर्मा। सो अंजलि शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, उनको रिसेंटली यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि वो अफ्रीका के माउंट किलिमांजारो पर उन्होंने वहां पर वो पहुंच चुकी हैं। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस लोअंचारी पहनी हुई थी। लोअंचारी ड्रेस को गड्डी कॉस्ट्यूम भी बोला जाता है। और इसके साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है
कि ये भारत से ऐसी पहली महिला बन गई हैं जो कि अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर वहां पर वो पहुंची हैं। लोअंचारी हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस है। आगे मैं आपको पिक्चर में शो दिखाती भी हूँ। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो उन्होंने ये ड्रेस पहनी हुई है, ये हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस लोअंचारी है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं माउंट किलिमंजारो लिखा हुआ है, यहाँ पर वो पहुंची है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो जो माउंट किलिमंजारो है, ये इसकी आप लोकेशन देख सकते हो, ये तंजानिया में है, अफ्रीका के तंजानिया में। यहाँ पर आप लेक विक्टोरिया देख सकते हो जो वहां पर बहुत फेमस लेक है। इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, जो माउंट किलिमंजारो है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि 1987 में रिकॉग्नाइज की गई थी। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन यानी कि सबसे ऊंचा पहाड़ बोल सकते हो वो भी है, और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ये चीज आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची पीक है, ये चोटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो के RLV मिशन की। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिसेंटली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन की सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग की है। ये जो टेस्ट है ये कर्नाटका में किया गया है। इसमें किया गया है एक हेलीकॉप्टर को यूज करके एक विंग्ड बॉडी क्या होती है जिसके विंग्स हो, एक जैसे पक्षियों के पर होते हैं वैसे विंग्स हो, एक विंग्ड बॉडी को इसकी हेलीकॉप्टर की हेल्प से 4.5 किलोमीटर की हाइट तक ले जाकर वहां पर उसको रिलीज किया है कि वो स्पेस व्हीकल की ऑटोनॉमस यानी कि खुद ही इंडिपेंडेंट लैंडिंग करे रनवे पे। ये पूरी दुनिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन है, क्योंकि ये एक पहली बात तो ये कि दुनिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन है, और दूसरा ये कि ये एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली अपना एम अनाउंस किया है कि बाय द ईयर ऑफ 2047 इंडिया $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बनेगी। 2047 जब इंडिया को आजादी प्राप्त किए 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब इंडिया ने एक विजन सेट किया है कि इंडिया $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बनेगी। इसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया इस साल विजिट इंडिया ईयर 2023 भी ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, इंडिया को एक सीमलेस मॉडर्न और स्मार्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये टारगेट कब तक अचीव करने के लिए सेट हुआ है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके लिए, एक तो आकाश वेपन सिस्टम के लिए और एक वेपन लोकेटिंग रेडार्स के लिए। तो क्या है इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। जो आकाश वेपन सिस्टम है ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में यही पूछी जाती है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं यही पूछी जाती हैं। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिजीनियसली डिजाइंड है। इंडिजीनियसली डिजाइंड का क्या मतलब कि भारत में डिजाइन किया गया है, भारत में ही डेवलप किया गया है। किसने किया है, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये एक इंडिजीनियसली डिजाइंड वेपन लोकेटिंग रेडार है जो क्या करेगा, एक तो गन्स हो गई, मोर्टार्स हो गए, रॉकेट्स हो गई, इन सभी को लोकेट करने की इसकी कैपेबिलिटी है कि लोकेशन उसकी फाइंड कर सकता है। जो भी रॉकेट्स अपने ट्रूप्स को फायर करते हैं उनको ये लोकेट करेगा, और इससे होगा क्या कि खुद की एक काउंटर बम्बार्डमेंट बाय ओन फायर पावर रिसोर्सेज के लिए उसको कैपेबल बनाया जाएगा कि अपनी पावर खुद की यूज करके काउंटर बम्बार्डमेंट की जाए, कि हम एनिमी पे काउंटर बम्बार्डमेंट कर सके। इसमें होगा क्या, जो ट्रूप्स होंगे उनको इनेबल किया जाएगा, उनको इस चीज के कैपेबल बनाया जाएगा कि वो ऑपरेशनल टास्क कैरी आउट कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस, किसी भी इंटरफेरेंस के बिना, और उनको एनिमी की फायरिंग के अगेंस्ट एक सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाएगी। आगे बात करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट 2023 की।
सो पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इस बार की पोजीशन है वो है 144th, जो कि पिछले बार से लो हो गई है। इंडिया की जो लास्ट टाइम वो रैंक थी वो थी 138, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 कौन इसने इसको पब्लिश किसने किया है? आर्ट एंड कैपिटल ने। यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आर्ट एंड कैपिटल इसको पब्लिश करता है, जो कि एक फाइनेंशियली एडवाइजर सर्विसेज है। ये टोटल 199 कंट्रीज के पासपोर्ट्स को रैंकिंग देता है। तो इंडिया का इसमें कितना रैंक है? 144। कौन पब्लिश करता है? आर्ट एंड कैपिटल। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं इंडिया के मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन स्पॉट पर दोबारा से पहुंच गए हैं। ये जो लिस्ट है ये फोर्ब्स की है। सो फोर्ब्स की बिलियनियर 2023 की लिस्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी ने रीगेन कर ली है। रीगेन मतलब ये पहले भी इस पोजीशन पर थे, बीच में ये इनकी पोजीशन किसी और के द्वारा ले ली गई थी, तो अभी ये स्पॉट दोबारा से इनके द्वारा ले लिया गया है। ये उस पोजीशन पर दोबारा पहुंच गए हैं। अभी ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर इंसान बन गए हैं एशिया की। वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में अगर इनके रैंक की बात करें तो 9th रैंक पर है। एशिया में नंबर 1 है, पूरी दुनिया में 9th पर है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में टॉप पर कौन है, तो LVMH के सीईओ है बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये टॉप पर है। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है इलॉन मस्क, जिन्होंने रिसेंटली ट्विटर भी एक्वायर किया है। उसके बाद है जेफ बेजोस और लैरी एलिसन। तो आपको ये सभी याद रखनी है। बेसिकली इसमें आपने ये याद रखना है कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी। पूरी दुनिया के रिचेस्ट कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। और मुकेश अंबानी का वर्ल्ड में कितना रैंक है? 9th। ये कम से कम पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट की। ये जो रिपोर्ट है ये IRENA यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ये रिलीज करती है। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली ये जो एजेंसी है ये क्या एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सभी देशों को सपोर्ट करती है कि वो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज पर स्विच कर सके। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंट्री फॉसिल फ्यूल यूज कर रही है तो उसको और मोटिवेट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज यूज करें। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, IRENA का, इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में, UAE में। इसकी मेंबरशिप की अगर बात करें तो टोटल 167 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, जिस इंडिया ने इसको 2009 में एज 77th फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया था। तो आपके लिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका मेंबर है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि इंडिया IRENA का मेंबर है या नहीं है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस की। एक कॉन्फ्रेंस जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस के बेस पे, ये रिसेंटली हुई है यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड पे। ये एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो क्या करती है, जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट को एड्रेस करती है। बहुत सारे सेक्टर्स इसमें कोलैबोरेट करते हैं। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें, सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी IUCN, FAO, UNDP, UN और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये कहां पर हुई है और ये है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली ओपेक मेंबर्स ने, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम करेंगे। मई 2023 से वो जो अपना ऑयल प्रोडक्शन है एक दिन में 1 मिलियन बैरल से ज्यादा नहीं करेंगे। 2023 के एंड तक उनका यही टारगेट रहेगा। जो ओपेक है ये एक परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1960 में एस्टैब्लिश की गई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक बगदाद कॉन्फ्रेंस में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। कौन कौन से देश थे जिन्होंने मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, जहां पर भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था?
कि सभी पेट्रोलियम पॉलिसीज को इकट्ठा करना, कोऑर्डिनेट करना और इंश्योर करना कि जो ऑयल मार्केट्स है वहां पर स्टेबलाइजेशन आ सके, क्योंकि जो ऑयल मार्केट है ये बहुत ही, आप बोल सकते हो कि ये क्या बोलते हैं कि स्टेबल मार्केट नहीं है, बहुत रैपिडली इसमें चेंजेस आते हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस है बहुत कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो इस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने विंडफॉल गेन्स टैक्स को विथड्रॉ किया है। विथड्रॉ करने का मतलब क्या, हटा दिया है, इस पे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली विंडफॉल टैक्स को क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से हटाकर, पहले कितना था, 3500 रुपए था, उसको हटाकर नील कर दिया है, जीरो कर दिया है। पहले 3500 रुपए पर टन इस पे टैक्स लगता था और डीजल पे भी लगता था, सॉरी जो डीजल है, डीजल पर ये टैक्स है ये 0.5 रुपीज पर लीटर कर दिया है, पहले 1 रुपए पर लीटर लगता था। और ये जो टैक्स है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये 4 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट तब लगाती है अगर किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट अगर हो रहा हो। ये जो टैक्स है ये जुलाई 2022 में लगाया गया था एज हाई एनर्जी प्राइसेस। जो हाई एनर्जी प्राइसेस थे, इससे क्या हो रहा था, ऑयल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। तो ये डिसीजन तब भी आया था जब ओपेक प्लस ने डिसाइड किया था कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे, तब गवर्नमेंट ने ये लगाया था। अभी ये रिमूव कर दिया है और डीजल पे कम कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली एक तो बनारसी पान और इससे इसके साथ साथ 3 और चीजें, लंगड़ा मैंगो, रामनगर बंटा और एक आदम चीनी राइस, इन चारों को जीआई टैग मिला है। हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि जीआई टैग होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाती हूँ। जीआई टैग क्या होता है? ये टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है, इसका ये मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट उस एरिया का एक स्पेशल प्रोडक्ट है। दूसरा ये कि इस प्रोडक्ट को इस नाम के अंडर अब कोई और नहीं बेच सकता। तो जीआई टैग का मेन ये होता है, इससे अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, उसके एक्सपोर्ट में उसको बहुत प्रमोशन मिलती है, क्योंकि एक स्पेशलिटी लग जाती है, एक स्पेशल टैग लग जाता है उस पे। तो 4 चीजें हैं बनारस रीजन की, बनारसी पान, लंगड़ा मैंगो, रामनगर बंटा एंड आदम चीनी राइस, इन सभी को मिला है। ये जो बनारसी पान है ये तो बहुत ही फेमस है वाराणसी सिटी का, और इनका जो रीजन है, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ, इसका रीजन माना जाता है मुगलों के टाइम से। इसके साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू रीजन से जीआई टैग मिला है हैंडीक्राफ्ट्स को। सबसे पहले तो एक बसोहली पेंटिंग्स है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, और दूसरा लद्दाख की वुड कार्विंग है, उन दोनों को जीआई टैग मिला है। ये जो बसोहली पेंटिंग्स हैं, इनके थीम्स क्या होते हैं? थीम्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं आपसे। एक तो जो भी वहां पर राजे हैं, लोकल रूलर्स हैं, उनके पोर्ट्रेट्स हो गए, राधा कृष्णा के पोर्ट्रेट्स हो गए, माधव मालती के लव थीम्स हो गए, और भागवत पुराण से थीम्स हो गए। तो बेसिकली ये थीम्स बनाए जाते हैं। ये जम्मू के रीजन से पहली बार ऐसे किसी हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका लोगो चेंज हुआ है वेबसाइट वर्जन के लिए। जो अगर आप ट्विटर ऐप यूज करते हो उसके लिए लोगो अभी भी पुराना ही है, ये जो ये वाला लोगो था एक बर्ड का, वही है, लेकिन जो वेबसाइट इसका वर्जन है उसका लोगो चेंज करके डॉग मीम बना दिया गया है। तो ये नया लोगो है डॉग मीम, ये सिर्फ आपको वेबसाइट वर्जन में मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि ट्विटर का लोगो अब क्या चेंज कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली नासा ने और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रोनॉट्स के नाम अनाउंस किए हैं जो आर्टेमिस 2 मिशन के अंडर चंद्रमा पर जाएंगे। ये एक लूनर मिशन है। इसमें क्या है, पहली बार एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को नाम, मतलब उनका नाम दिया गया है, उनको इसमें इंक्लूड किया है, जिनका नाम है क्रिस्टियाना कोच। इसके साथ साथ एक पहली बार एक ब्लैक एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, जिनका नाम क्या है, विक्टर ग्लोवर।
यहाँ पर मेंशन है विक्टर ग्लोवर, ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन है, और जो जेरेमी हेंसन है ये पहली कैनेडियन है, और पहले नॉन अमेरिकन है जो लूनर मिशन पर जाएंगे। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट है, इनमें से 3 मेल है और क्रिस्टियाना कोच है वो फीमेल है। ये जो मिशन है ये 50 साल के बाद, मतलब पिछले 50 साल में पहली बार एक क्रूड मिशन मतलब इसमें लोग जाएंगे चंद्रमा पर। इससे पहले 1972 में एक अपोलो प्रोग्राम भेजा गया था मून पे। ये 50 साल बाद आर्टेमिस 2 मिशन भेजा जा रहा है। 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, क्या नाम है उनके? रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हेमोकोच, ये नासा से हैं। जेरेमी हेंसन है कैनेडियन स्पेस एजेंसी से हैं। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। केरला के एक नेशनल पार्क में फर्नेरियम सेट किया है। फर्नेरियम क्या होता है? फर्न्स क्या है? जो सॉइल लेस कंडीशन, बिना मिट्टी के, वहां पर एक एपिफाइटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक टाइप के ग्रीनरी बोल सकते हो आप। तो ये केरला के मुन्नार के इराविकुलम नेशनल पार्क में फर्नेरियम सेटअप किया गया है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्न कलेक्शन को एक हिल स्टेशन में एस्टैब्लिश किया गया है। फर्न्स एक एपिफाइटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं और सॉइललेस कंडीशन में नेचुरली ग्रो करती हैं। आगे बात करते हैं एमएफ हाइड्रा की। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है। एमएफ हाइड्रा क्या है? ये दुनिया का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है। मतलब इसकी जो पावर है इस फेरी की, लिक्विड हाइड्रोजन है। ये नॉर्वे में ऑपरेशनल हुई है, नॉर्वे में स्टार्ट की गई है। एमएफ हाइड्रा फेरी 0 एमिशन जर्नी स्टार्ट करेगी एक ट्रायंगुलर रूट पे। ट्रायंगुलर रूट मतलब कि 3 यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 3 बोल सकते हो प्लेसेस होंगे जहां पर इसके नाम लिखे हुए हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपको ये याद रखना है कि नॉर्वे में ऐसी कोई फेरी चलाई गई है, क्या नाम है और इसका पावर सोर्स क्या है, क्योंकि दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है, लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं। तेलंगाना ने रिसेंटली कूल रूफ पॉलिसी अनाउंस की है, सो दैट जो बिल्डिंग्स है उनमें कम हीट इंपैक्ट हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो बिल्डिंग्स को हीट के इंपैक्ट से बचाने के लिए कूल रूफ पॉलिसी अनाउंस की गई है। इसमें होगा क्या कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स है या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, इसमें ये चीज कंपल्सरी करी गई है कि ऐसे मटेरियल को यूज करना है छत बनाने के लिए जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करें। सपोज आपका ये छत है, अगर सनलाइट ऐसे आ रही है तो इसको ये जो मटेरियल होगा ये एब्जॉर्ब ना करे, इसको रिफ्लेक्ट कर दे, सो दैट जो बिल्डिंग है उस पर हीटिंग इफेक्ट ना आए। इसमें मेनली मटेरियल्स जो यूज कर सकते हो, जो भी वहां के बिल्डिंग्स वगैरह है, वहां पर एक तो सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स हो गए वो यूज किए जाएंगे, टाइल्स यूज की जाएंगी, शीट्स यूज की जाएंगी और उनको हीट रेजिलिएंट बनाया जाएगा। इसके साथ साथ एनर्जी कंजम्पशन को भी कम किया जाएगा। तो ये कौन से स्टेट ने किया है? तेलंगाना ने। और ये भारत की ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने ऐसी पॉलिसी अनाउंस की है। आगे बात करते हैं। नासा ने अनाउंस किया है कि वो मार्स पे 4 ह्यूमंस भेजेगा जून 2023 में। ये जो 4 ह्यूमंस होंगे ये मार्स पे जाएंगे। अभी हमने प्रीवियस बात की थी मून के लिए, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं मंगल ग्रह की, मार्स की। यहाँ पर क्या होगा? 4 मार्शियंस भेजे जाएंगे। ये नासा का ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसका नाम है इनसाइट लैंडर। वहां पर एक सैटेलाइट भेजा जाएगा इनसाइट लैंडर नाम का, जो एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा और इसके साथ कुछ और सिस्टम्स भेजे जाएंगे जो कि मार्स की कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करेगा। आगे बात करते हैं। रिसेंटली फिनलैंड ने नेटो की क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, उसको फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है। ये जो नेटो है ये एक मिलिट्री अलायंस है 31 कंट्रीज की, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा स्थापित की गई थी अप्रैल 1949 में। ये इसमें इनिशियली कौन कौन था जो जिन्होंने ये एस्टैब्लिशमेंट की थी? यूएसए, कनाडा और बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस।
और इसका एम क्या था कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर, जो कि अभी डिसइंटीग्रेट होकर रशिया और बहुत सारे अलग देश बन गया है, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने मेंबर नेशंस को। तो जो इसके मेंबर नेशंस ही मेंबर्स हैं उनको सिक्योरिटी और फ्रीडम प्रोवाइड करना, ये इसका एम था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये ब्रसल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। इसका रिसेंटली कौन मेंबर बना है? फिनलैंड। नेटो बहुत सारे टाइम से न्यूज में चल रहा है क्योंकि यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। यूक्रेन और रशिया में सिविल वॉर जो चल रही है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, नासा के चॉपर ने मार्स पे एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। क्या नाम है उसका? यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी एक माइक्रो हेलीकॉप्टर है नासा का, जो कि मार्स पे 2 साल से वहां पर है। ये बहुत ही तेज वहां पर उड़ रहा है। अपनी पहले से उसकी जो हाइट है और ज्यादा हाइट से ये हाइट पे उड़ता हुआ रिकॉर्ड किया गया है 2 अप्रैल को। ये जो चॉपर है इसने बेसिकली 2 नए रिकॉर्ड वो किए हैं, सेट किए हैं। एक तो इसका जो टॉप स्पीड है, जो इसकी स्पीड है हाईएस्ट टॉप स्पीड 23.3 किलोमीटर पर आवर की, और एक एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितना 16 मीटर तक ये इसने हाइट अचीव की है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया को रिसेंटली 3 यूएन बॉडीज में इलेक्ट किया गया है। कौन कौन सी वो बॉडीज हैं? एक तो है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, एक है कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द जॉइंट यूएन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, इसके शॉर्ट फॉर्म है UNAIDS, यूएन एड्स। और तीसरा है इकोसोक। इकोसोक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये तीनों ही यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बॉडीज है ये। और ये जो इसके बारे में अगर बात करें थोड़ा सा ब्रीफ में देखें, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिकल कमीशन की। ये हाईएस्ट बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज से डील करती है, स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में स्टैंडर्ड्स सेट करती है। सेकेंडली बात करते हैं कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स की। ये सुपरवाइज करता है इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज को। और जो प्रोग्राम कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड है यूएन एड्स, ये क्या करता है? HIV या एड्स के लिए इंटरनेशनल रिपोर्ट रिस्पॉन्स को एक डायरेक्शन देता है। तो ये दोनों के ये काम है। आगे बात करते हैं इकोसॉक की। इकोसॉक भी एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका क्या काम है? यहाँ पर एक तो इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है। यूएन एंटिटीज के रिलेटेड वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, रीजनल कमीशंस को कोऑर्डिनेट करता है, और जो इसकी सब्सिडरी बॉडीज हैं उसको भी कोऑर्डिनेट करता है। तो बेसिकली क्या है? ये उसके जो भी इनकी बॉडीज है, कमीशंस हैं, उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना इसका काम है। आगे बात करते हैं डायनामिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की। जो 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसको रिसेंटली अनाउंस किया गया है डायनामिक FTP 2023 को। इसमें एक विजन सेट किया गया है कि इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उनको $2 ट्रिलियन तक लेके जाना 2030 तक। तो ये इसका एम है। FTP 2023 में नए सेक्टर्स में भी फोकस किया जा रहा है, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है सभी वर्ल्ड इकोनॉमी में। जो भी ई कॉमर्स है उसके थ्रू अगर कोई भी एक्सपोर्ट्स होंगे उनको और बेनिफिट्स दिया जाएगा। इसके अलावा FTP 2023 ने 4 नए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी कि TEE 4 नए अनाउंस किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है फरीदाबाद, जो कि है अपैरल्स के लिए, अपैरल्स मतलब कपड़ों के लिए। दूसरा है मुरादाबाद, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तीसरा है मिर्जापुर, हैंडमेड कारपेट्स के लिए, गलीचों के लिए। और चौथा है वाराणसी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। इससे पहले 39 टाउन्स थे एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के, इसके बाद अब 4 नए ऐड करके ये 43 हो गए हैं टोटल। आगे बात करते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस ने रिसेंटली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की है। स्काई रूट एरोस्पेस क्या है? ये एक इसने फुली 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की है 200 सेकेंड्स के लिए। ये जो कंपनी है इसने हेवियर व्हीकल जिसका नाम है विक्रम 2, उसके लिए इंजन डेवलप किया है।
स्काई रूट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, ये 2 हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट्स यूज करती है। क्या, कौन कौन से? एक तो है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और दूसरा है लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि LOX। ये दोनों को क्रायोजेनिक टेम्परेचर यानी कि -150 डिग्री सेल्सियस चाहिए स्टोरेज के लिए भी और ऑपरेशन के लिए भी, काम करने के लिए भी। तो आपको ये याद रखना है कौन सी कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया है, कौन से ये किस पे काम करती है, LNG और LOX। अब बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज के बारे में। सबसे पहले है अगरतला। अगरतला जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है, इसके अंदर जो भी मीटिंग्स हो रही है वहां पर साइंस 20 कॉन्फ्रेंस हुई है। अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है, वहां पर त्रिपुरा की राजधानी है। यहाँ पर साइंस कनक्लेव बहुत सारे डेलीगेट्स ने अटेंड की। इसका टाइटल क्या था? क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर। तो आपको ये याद रखना है G20, क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है इस पर, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडियन रेलवेज ने हरियाणा स्टेट में कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर ली है सारे रेलवे नेटवर्क्स की, कि सारे रेलवे नेटवर्क्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। ये पहली ऐसी स्टेट है, राज्य है भारत का, जहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है रेलवे नेटवर्क की। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका थीम क्या था? रेडी, रिसर्जेंट, रेलिवेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे। तो जहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो एग्जाम्स के लिए। आगे बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के लिए रिलीज की गई है। उसमें कर्नाटका जस्टिस डिलीवरी में टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। इस कर्नाटका का जो पोजीशन है लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स में टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। ये जो रिपोर्ट है, ये बेसिकली 4 पिलर्स पर डेटा कलेक्ट करती है। कौन कौन सी? पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। कर्नाटका के बाद दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तेलंगाना थर्ड रैंक पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये टाटा ट्रस्ट कंपाइल करती है, बहुत सारे डेटा पार्टनर्स होते हैं। इसमें 2 साल की 24 मंथ की क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है और बहुत ही अलग अलग इसमें पैरामीटर्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जुडिशरी वर्क हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, प्रिजन्स, लीगल असिस्टेंट, सभी इसमें अप्रोप्रिएटली मेजर किए जाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस इसलिए न्यूज में था क्योंकि फ्रांस में पेरिस में रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है कि फ्रांस के एनुअल बेस्टाइल डे परेड को वो एज अ गेस्ट अटेंड करें। ये जो डे है बेस्टाइल डे परेड, ये फ्रांस का नेशनल डे है। तो एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां पर इनवाइट किया गया है। आगे बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इसलिए न्यूज में था क्योंकि श्रीलंका के कोलंबो में रिसेंटली स्लीनेक्स 2023 एक्सरसाइज हुई है, जो कि स्लीनेक्स का 10th एडिशन है। ये जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया और श्रीलंका के बायलैटरल एक्सरसाइज है, एनुअली होती है, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसराइल की। इसराइल इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसराइल ने रिसेंटली एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है ओफेक 13। ये जो सैटेलाइट है, ये वहां के पलमचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बहरीन की। बहरीन इसलिए न्यूज में था क्योंकि बहरीन की गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है गोल्डन लाइसेंस। है क्या ये इनिशिएटिव? गोल्डन लाइसेंस दिया जाएगा
लोगों को इन्वेस्टमेंट और जॉब्स क्रिएट करने के लिए, अगर वो कोई जॉब क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इंसेंटिवाइज एक इंसेंटिव दिया जाएगा गोल्डन लाइसेंस देकर। जो भी कंपनीज जिनके स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट जिनकी 50 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है, या फिर जिन्होंने बहरीन में 500 से ज्यादा नौकरियां वहां पर लोगों को दी है, उनको ये लाइसेंस अभी के लिए दिया जाएगा। आगे बात करते हैं ताजिकिस्तान एंड अजरबैजान की। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया फ्री कंट्रीज अनाउंस कर दिया है। ये जो कंट्रीज हैं, इनमें लास्ट केसेस ताजिकिस्तान में तो ये लास्ट टाइम 2012 में मलेरिया का केस देखा गया था, और अजरबैजान में 2014 में। ये तो दोनों कंट्रीज ने मतलब सक्सेस हासिल कर ली है जो मलेरिया डिजीज है उसको एलिमिनेट करने में। मलेरिया एनोफ्लीज नाम के मच्छर से होती है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से देश ने रिसेंटली मलेरिया फ्री अनाउंस किया है। आगे बात करते हैं अवार्ड्स की। सो रिसेंटली जो किरण नडार जी हैं, जो शिव नडार जी की वाइफ है, शिव नडार जो HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं, उनको हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और फ्रांस में उसको, फ्रेंच में ये उसको बोला जाता है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आई एम सॉरी मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, शेविलियर डी ला लीजन डी ऑनरी। तो ये जो अवार्ड है ये उनको मिला है क्योंकि ये बहुत फिलेंथ्रोपी यानी कि चैरिटी करती है। ये बहुत ही फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, आर्ट कलेक्टर हैं। इन्होंने इंडो फ्रांस जो रिलेशंस है उनमें काफी काम किया है, इसी वजह से उनको अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये फ्रांस के एम्बेसडर ने उनको दिया है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले तो न्यू साउथ वेल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर एक नए ट्रेजरर अपॉइंट किए गए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है डेलियन मुखे। ये पहले इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेजरर बने हैं। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इन्होंने भागवत गीता पर शपथ ली है। ऐसे ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर पहले बने हैं जिन्होंने भागवत गीता पर शपथ ली है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, नासा ने अपने जो मून टू मार्स प्रोग्राम ऑफिस है उसके नए हेड अपॉइंट किए हैं अमित क्षत्रिय। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये भी इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं एसोचैम के प्रेसिडेंट की। एसोचैम की क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अजय सिंह, जो कि स्पाइस जेट के चीफ भी हैं। जो एसोचैम है ये वन ऑफ द लीडिंग ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया में। 1920 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। आगे बात करते हैं नेवल स्टाफ के वाइस चीफ की, जो कि अपॉइंट किए गए हैं वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह। उनसे पहले सतीश कुमार नामदेव गोरमडे जी वाइस चीफ थे नेवल स्टाफ के, अभी बन गए हैं संजय जसजीत सिंह। ये जो सतीश कुमार नामदेव गोरमडे जी हैं, इनको काफी साल हो गए थे, इन्होंने बहुत साल इंडियन नेवी में काम किया है, तो अभी बन गए हैं संजय जसजीत सिंह जी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सो वर्ल्ड चैंपियन जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन है, जो कि रेडबुल नीदरलैंड्स की वहां से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिसेंटली 2023 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही है। आगे बात करते हैं स्पेन मास्टर्स 2023 में वुमेन्स टाइटल किसने दिया है? उनका नाम है ग्रिगोरिया मरिस्का, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इंडिया की PV सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है उनको हराकर ये जीत हासिल की है। ये जो इवेंट था ये स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, PV सिंधु है जो सेकंड पोजीशन पर है, और ये इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मरिस्का टुंजुंग है। नेक्स्ट बात करते हैं भगवानी देवी जी की। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, ये इंडिया से 95 ईयर ओल्ड है। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल रिसेंटली लिए हैं,
कहाँ पर, पोलैंड में जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हुई थी। ये 3 मेडल उनको मिले हैं, एक तो 60 मीटर रनिंग में, एक शॉट पुट में और एक डिस्कस थ्रो में। इनको स्प्रिंटर दादी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है ये। आगे बात करते हैं किम कॉटन की, जो कि एक अंपायर है, कहां से, न्यूजीलैंड से। ये पहली वमेन ऑन फील्ड अंपायर बनी है फुल मेंबर मेंस T20 इनिंग मैच में, जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में हुआ था। न्यूजीलैंड में खेला गया था ये, तो आपको याद रखना है। ऐसी एग्जांपल्स आप वमेन एम्पावरमेंट में भी कोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सलीम अजीज दुरानी जी, यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर दिख रही है, ही पास्ट अवे। इनके बारे में एक दो फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि एक तो ये पहले ऐसे इंडियन टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। दूसरा, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ था, मतलब ये पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। आगे बात करते हैं WWE के रेसलर बुश वेकर बुच की, ही पास्ट अवे, जिनका ओरिजिनल रियल नेम था रॉबर्ट मिलर। बुश वेकर बुच इनका स्टेज नेम था, रिंग नेम था। 2015 में इनको WWE हॉल ऑफ द फेम में भी इंडक्ट किया गया। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर दिख रही है। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। सबसे पहले तो डॉक्टर MA हसन की लिखी हुई एक बुक वॉर एंड वुमेन, ये रिलीज हुई है, लॉन्च की गई है, कहां पर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका 52nd सेशन हुआ था। ये जो बुक है इसमें बंगाली वमेन की सफरिंग्स पे लिखी गई है, जिनकी सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम हुई 1971 की वॉर में, जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज कॉप इंडिया की, जो कि इंडियन एयरफोर्स और US एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज। ये रिसेंटली वेस्ट बंगाल में हुई है, कलाईकुंडा एयरबेस में। इसमें इंडिया और US की एक्सरसाइज है, लेकिन ऑब्जर्वर की तरह रिसेंटली इसको जापान ने भी ज्वाइन किया। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एक 14 मेंबर कमेटी सेट की है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में के बारे में, वहां पर उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके चेयरमैन कौन है, हेड कौन है, अमिताभ कंत। तो अमिताभ कंत कमेटी किसके लिए बनाई गई है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए। अमिताभ कंत जो पहले नीति आयोग के CEO भी थे। इसमें जो इस कमेटी है, इसमें टॉप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके मेंबर्स रहेंगे। ये टाइम बाउंड मैनर में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सजेशंस देगी। एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये कमेटी सेटअप की है। नेक्स्ट बात करते हैं, इरडाई ने रिसेंटली LIC, GIC, RE एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की तरह, ये तीनों ने वहां अभी भी यहाँ पर सस्टेन किया है। सो जो इरडाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने तीनों इंश्योरर्स को उनकी पोजीशन रिटेन की है एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में DSSIIs बोला जाता है 2022-23 के लिए। कौन कौन सी, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो RBI भी डीसब्स करता है जो बैंक्स में होते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, और इरडाई करता है इंश्योरर्स के लिए। होते कौन से हैं कि ये इतने बड़े हैं, दे आर टू बिग टू फेल या फिर टू इंपॉर्टेंट टू फेल। दैट मीन्स अगर ये कंपनीज फेल होती हैं तो इकोनॉमी और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट होगा। आगे बात करते हैं, इंडिया के में जो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है एक्सिस बैंक, इसने माइक्रो पे लॉन्च किया है। सो माइक्रो पे क्या है, ये अब देश का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन है। स्वाइप मशीन के जिसपे आप ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो। क्यों किया है, इसका क्या होगा, ये डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। माइक्रो पे पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, जो कि मर्चेंट का मतलब जो भी ट्रेड्समैन है, जो बिजनेसमैन है, उसका स्मार्टफोन को ही POS टर्मिनल बना देगा, कि अलग से मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 से 7 अप्रैल तक। इसमें क्या है, कैंपेन्स कर रही है गवर्नमेंट अवेयरनेस रेज करने के लिए, उनको ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए। आगे है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को मनाया जाता है।
इस बार का इसका थीम है कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। ये ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है हर साल। किसके बारे में क्या इसमें हाईलाइट किया जाता है? नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। जो लोग ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए। 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी मनाया जाता है। ये जो दिन है ये इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, वो मनाती है इसको। ये जो दिन है IBVI ग्रीस है, ये इसका स्पॉन्सर है 2023 के लिए। और थीम क्या है इस पर? आई एम अ बुक, रीड मी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, जो कि 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन स्टार्ट हुआ था 2005 में, जब UN जनरल असेंबली ने डिसीजन को कि इस दिन को 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, इसको अप्रूव किया था। आगे है नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन स्टार्ट मतलब इस जो 5 अप्रैल है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1919 में नेविगेशन हिस्ट्री क्रिएट की गई थी, जब इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की पहली शिप, जिसका नाम था SL लॉयल्टी, इसने मुंबई से UK तक ट्रेवल किया था, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप था इंडिया शिपिंग हिस्ट्री के लिए। आगे है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। ये WHO का एक इनिशिएटिव है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ओवरऑल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रेज करना और लोगों की वेलबींग के लिए अवेयरनेस को रेज करना पूरी दुनिया में। इस दिन 7 अप्रैल को ही WHO का सेटअप किया गया था 1948 में। अगर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये इसका यूजर नेम है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा या बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने चैनल के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह यहाँ पर देते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।